सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे जीन जॉक्स रूसो के बारे में। रूसो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे प्रश्न बाल विकास से एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड से प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ ही एमए थर्ड सेमेस्टर पेपर सेकंड से इससे प्रश्न आता है। इसके साथ ही बीएड में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है। डीएलएड में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा शास्त्र में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए रूसो के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 25 जून 1712 को हुआ था। इनकी मृत्यु 2 जुलाई 1778 को हुई थी। रूसो का जन्म प्रोटेस्टेंट नगर जिनेवा में हुआ था। बचपन से उन्हें प्रकृति के प्रति अनुराग था। उस समय लुई 15वें के राज्य में व्याप्त कृत्रिमता चरित्रहीनता के विरोध में सन 1750 में डिजात अकादमी में विज्ञान पर नैतिकता का प्रभाव नामक निबंध पढ़कर और मनुष्य की असमानता पर निबंध प्रस्तुत कर प्रकृतिवादी दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। राज्य में रूसो के विचारों पर नियंत्रण करने के प्रयास किए, जिससे जीवन के अंतिम वर्षों में निर्वासित जीवन व्यतीत किया और 2 जुलाई 1778 में फ्रांस में उनकी मृत्यु हो गई। रूसो ने तत्कालीन अराजकता, उच्च वर्ग के आधिपत्य, अत्याचार, शोषण की कटु आलोचना की और उनकी मृत्यु के 15 वर्ष बाद फ्रांस की क्रांति के अवसर पर उन्हें महान क्रांतिकारी होने का गौरव प्राप्त हुआ। रूसो बालक में प्रकृति विकास में विश्वास रखते हैं। वह नहीं जानता है कि उसको अध्यापकों में निर्देशों के अनुसार चलाया जाए तथा किताबी ज्ञान को उसने अनुचित बताया है। रूसो के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। रूसो का मानना है कि जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो मनुष्य के संपर्क में आती हैं तो वो धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने प्रकृति के ऊपर विशेष बल दिया है और बच्चों की शिक्षा में प्रकृति के सहयोग को उत्तम माना है। रूसो के अनुसार प्रत्येक बालक को सभ्य की अपेक्षा प्राकृतिक मानव होना आवश्यक है, क्योंकि उसका प्राकृतिक वातावरण में अच्छा विकास हो सकेगा। कृत्रिम वातावरण में उसकी प्राकृतिक उन्नति में बाधा डालता है। कृत्रिम वातावरण उसकी प्राकृतिक उन्नति में बाधा डालता है। उन्होंने कहा जो बच्चे का विकास होता है वो प्राकृतिक वातावरण में अच्छा होता है, जबकि जो बनावटी वातावरण होता है वो उसके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रूसो कृत्रिमता में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। वह चाहते हैं कि बालक को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तथा उसके प्राकृतिक विकास में किसी भी प्रकार की बाधा न डाली जाए। रूसो का मानना है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसको प्राकृतिक वातावरण में छोड़ देना चाहिए और उसके अंतर्गत उसके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। उसको प्राकृतिक वातावरण में छोड़ देना चाहिए और उसके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए, ऐसा रूसो का मानना है। लेकिन इनके विचारों की आलोचना भी की गई कि जैसे कोई बच्चा उसको आप प्राकृतिक वातावरण में छोड़ देते हैं, मान लीजिए वो पेड़ पे चढ़ता है और गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो इससे बच्चे को नुकसान होता है। तो इससे बचाने के लिए बच्चे को समय समय पे निर्देशित भी करते रहना चाहिए। अब रूसो के अनुसार उसको निर्देश नहीं देना है, सिर्फ उसको प्राकृतिक वातावरण में छोड़ देना है, इससे बच्चे को हानि हो जाती है। जीवन दर्शन, रूसो का जीवन दर्शन देख लेते हैं। रूसो के जीवन दर्शन का मुख्य रूप उसकी प्रकृतिवादी थी। समाज ने रूसो को हमेशा ठुकराया, प्रताड़ित किया, उसकी प्रतिभा को कभी नहीं पहचाना, फलतः वह वैचारिक रूप से व्यक्तिवादी हो गया और यही कारण था कि समाज से दूर प्रकृति की गोद में उसने बालक एमिल की शिक्षा व्यवस्था दी। उसके जीवन दर्शन के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। जो रूसे थे उनको बचपन से ही किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं मिला, क्योंकि बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने दूसरी शादी कर ली। इनका लालन पालन इनके बुआ के द्वारा किया गया, जिसके कारण ये हमेशा ही प्रेम से वंचित रहे, जिसके कारण ये प्रकृति के गोद में अपने आप को स्वतंत्र और खुश महसूस करने लगे।
आइए इनके जीवन दर्शन को देख लेते हैं। इन्होंने जीवन दर्शन के मुख्य तत्व बताए हैं जो कि 4 हैं। पहला है धर्म दर्शन, दूसरा है राजनीति दर्शन, तीसरा है समाज दर्शन, चौथा है प्रकृतिवादी। धर्म दर्शन का तात्पर्य है ये इनका ऐसा मानना था कि जो मानव होता है उसका हृदय स्वाभाविक भावनाओं से भरा हुआ होना चाहिए। उसकी निगाह में जो धार्मिक आडंबर हैं, जो ढोंग हैं, वो एक प्रकार की खोखले विचारधारा हैं। उनका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को हृदय व स्वाभाविक रूप से स्वच्छ होना चाहिए। अगला है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन में उन्होंने बताया है राजनीतिक दर्शन में उन्होंने बताया है कि जो राजा होता है वह प्रजा का हित साधक होना चाहिए, उसे सेवक होना चाहिए, न कि वो प्रजा का शोषण करने वाला हो और प्रजा को हानि पहुंचाने वाला हो, प्रजा के दुख सुख को न समझने वाला हो। उनके अनुसार राजा ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण रूप से प्रजा की सेवा करता हो। समाज दर्शन को देख लेते हैं। समाज दर्शन में उन्होंने क्या बताया है? जनता और राज्य और राजा की शक्ति एक अनुपम साधन है। उन्होंने समाज दर्शन में बताया था कि जो जनता है, राज्य है और राजा की जो शक्ति है वो एक अनुपम साधन है। ईश्वर अथवा जो गिरजे घर होते हैं उससे किसी भी प्रकार की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उन्होंने समाज दर्शन में ईश्वर को और गिरजे घर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है। प्रकृतिवादी को देख लेते हैं। प्रकृतिवादी दर्शन में उन्होंने क्या बताया है? जब इनको विद्यालय जाना होता था तो उस समय इनको जो स्कूल का वातावरण लगता था बिल्कुल कैद खाने और जेल की तरह लगता था, जिसके कारण ये विद्यालय में दया न करने वाले शिक्षकों द्वारा बच्चों की दंड व्यवस्था के कारण इनका जो हृदय था ये काफी दुखी हो गया था। फलस्वरूप रूसो ने इस तरह की शिक्षा प्रणाली का भी विरोध किया और समाज का भी विरोध किया। उनके अनुसार जो बच्चे की शिक्षा है वो प्रकृति की गोद में होनी चाहिए और प्रकृति की गोद में बच्चा अपने आप को काफ़ी खुशहाल महसूस करता है। प्रकृति से उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए उसने नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि प्रकृति ही क्या होती है? सबसे बड़ी पोषिका और अध्यापिका होती है। रूसो के अनुसार प्रकृति सबसे बड़ी पोषिका और अध्यापिका होती है, इसलिए उन्होंने नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो। चलिए हम देख लेते हैं रूसो के प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या है। रूसो के जो प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत है उसको हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित 5 सिद्धांत हम यहाँ पे देखेंगे। पहला सिद्धांत है प्रकृति की ओर लौट चलो। दूसरा है दकियानशून सामाजिक परंपराओं का प्रशस्त विरोध। तीसरा है मानव का स्वाभाविक विकास सर्वोपरि। चौथा है वास्तविक एवं पूर्ण मानव का निर्माण ही साध्य है। पांचवा है मानवीय विकास में प्रकृति के लिए स्व अनुभव का आधार परम आवश्यक। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकृति की ओर व्यक्तियों को लौट जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो होती है वो सबसे अच्छी पोषिका होती है और अध्यापिका होती है, इसलिए व्यक्ति को प्रकृति की ओर लौट जाना चाहिए। दकियानसुन सामाजिक परंपराओं का प्रशस्त विरोध। उस समय फ्रांस में जो सामाजिक रूढ़वादिता थी उसका इन्होंने जमकर विरोध किया, जिसके कारण इन्होंने जो भी परंपराएं थे, रूढ़वादिता थे, वो उसका जमकर विरोध किया और बताया कि नहीं, समाज के विकास के लिए ये रूढ़वादिता और जो परंपराएं हैं जिससे व्यक्तियों का शोषण होता है उसको छोड़ देना चाहिए। मानव का स्व-विकास सर्वोपरि। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रकृति के द्वारा ही जो मानव का विकास होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। उन्होंने बताया कि जैसे प्रकृति में स्वाभाविक वातावरण पाकर पेड़-पौधे सुविकसित होते हैं, उसी प्रकार मानव के सम्यक विकास के लिए भी स्वाभाविक परिवेश होना ज़रूरी है। बिना स्वाभाविक परिवेश के किसी का भी स्व-विकास नहीं हो सकता है। वास्तविक एवं पूर्ण मानव का निर्माण ही साध्य है। उन्होंने बताया
प्राकृतिक विकास में अटूट उनका विश्वास था। जो रूसे थे उनका जो है वास्तविक विकास में अटूट विश्वास था। जो प्राकृतिक रूप से किसी व्यक्ति का विकास होता है उसमें इनका अटूट विश्वास था। वह इसकी मदद से वास्तविक एवं पूर्ण मानव निर्माण करना चाहते थे। उनकी दृष्टि में प्रकृति स्वयं मानव तथा भौतिक वस्तुएं मानव को पूरा एवं सच्चे विकास के सशक्त साधन है। मानव के सच्चे विकास के लिए जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सशक्त साधन की तरह से होती हैं। उसका प्रयोग करके मानव का सशक्त विकास या सर्वांगीण विकास कर पाना संभव है। रूसो जो प्राकृतिक विकास को मानव के बौद्धिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास के लिए जरूरी आधार मानते हैं। इनके बिना किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, ऐसा रूसो का मानना था। अगला है मानवीय विकास एवं प्रगति के लिए स्व अनुभव का आधार परम आवश्यक। उन्होंने बताया कि जो पुस्तकी ज्ञान होता है उससे किसी भी व्यक्ति का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसका स्वयं का अनुभव प्राप्त होना जरूरी होता है। जब तक व्यक्ति स्वयं से अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है तब तक उसका विकास नहीं हो सकता है। और स्वयं से अनुभव व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण में ही प्राप्त कर सकता है। कृत्रिम वातावरण में वो स्वयं से अनुभव प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसके कारण उसका जो ज्ञान होता है वो विकसित नहीं माना जाएगा या विकसित नहीं हो पाता है। रूसो के अनुसार प्रकृति का अर्थ, इन्होंने प्रकृति को मूलतः 3 अर्थों में प्रयुक्त किया। रूसो ने प्रकृति का जो अर्थ बताया वो 3 अर्थों में बताया। पहला है शुद्ध प्रकृति, दूसरा है सामाजिक प्रकृति, तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकृति। शुद्ध प्रकृति में क्या होता है? शुद्ध प्रकृति का तात्पर्य जो पेड़ पौधे, नदी, झरना, झील, पशु पक्षी, इन सबको उन्होंने शुद्ध प्रकृति माना है। सामाजिक प्रकृति में क्या होता है? जिसमें हमारी वेशभूषा, भाषा, आचरण, नैतिकता आदि चीजें सम्मिलित होती हैं, वो सामाजिक प्रकृति होती है। मनोवैज्ञानिक प्रकृति क्या होती है? इसमें मनोवैज्ञानिक प्रकृति में जो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उन सबको उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रकृति माना है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, किसी भी बालक की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। रूसो के शैक्षिक विचार को देख लेते हैं कि उन्होंने अपने शैक्षिक विचार में क्या क्या बताया है। पहला है प्रकृति की शांत और ममतामयी गोद में बच्चों की शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है बच्चों का स्वाभाविक रूप से विकास होना जरूरी है। तीसरा है बच्चों की रुचि योग्यता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा है बच्चों के साथ वयस्कों के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला है उसके आयु स्तर के अनुरूप या अनुसार ही शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अगर आयु स्तर के अनुरूप आप शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाते हैं तो बच्चा उसका लाभ नहीं ले पाता है। इसलिए जब भी बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए तो उस समय ध्यान देना चाहिए कि उसकी आयु का स्तर क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसी अनुसार उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वातावरण का निर्माण करना जरूरी है। अगर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है तो उसके लिए उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए। अगर कृत्रिम वातावरण का निर्माण करेंगे तो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो खुद से अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएगा। बच्चों के व्यक्तित्व का समाधान किया जाना चाहिए। जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से व्यक्तित्व रूप से भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और उसको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे की जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, कुशलता होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है। शिक्षा के उद्देश्य को देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है उसको जान लेते हैं। रूसो का शैक्षिक उद्देश्य था कि व्यक्ति शिक्षा प्राकृतिक ढंग से विकसित हो, जिससे व्यक्ति को सामाजिक दोषों से आज़ादी मिले। शिक्षा का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। उन्होंने अपने शैक्षणिक विचार अपनी पुस्तक एमिल में स्पष्ट किया है। और रूसो के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो आनंद प्राप्ति के लिए होता है, ऐसा उन्होंने अपनी एमिल पुस्तक में स्पष्ट किया है। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। रूसो के अनुसार शिक्षा का 2 स्वरूप होता है, एक धनात्मक शिक्षा होता है और दूसरा निषेधात्मक शिक्षा होता है। धनात्मक शिक्षा में क्या होता है? पहले मस्तिष्क का निर्माण किया जाता है, बाद में प्रौढ़ व्यक्तियों के कर्तव्य का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास किया जाता है, इसके बाद प्रौढ़ व्यक्तियों के कर्तव्यों का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। निषेधात्मक शिक्षा में क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान नहीं
कराना केवल सामाजिक बुराइयों से बचाना। निषेधात्मक शिक्षा में जो होता है बच्चे को सिर्फ बुराइयों से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, बाकी ब्रह्म ज्ञान पे कोई विशेष बल नहीं दिया जाता है। सिर्फ इस शिक्षा में बच्चे को बुराई से बचाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं धनात्मक शिक्षा की क्या विशेषता है। धनात्मक शिक्षा की विशेषता है जीवन के अनुभव प्राप्त करना। दूसरा है शरीर को स्वस्थ रखना। तीसरा है ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा। जीवन के जो जितने भी अनुभव होते हैं, सुख दुख आनंद आदि के अनुभव बच्चों को प्राप्त कराना चाहिए। बच्चे का शरीर जो है वो स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। उसको उचित रूप से भोजन और पोषण देना चाहिए। व्यायाम की शिक्षा देनी चाहिए। ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम किसी भी चीज के बारे में ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे आंख से संबंधित चित्र वगैरह दिखाना चाहिए। मांसपेशियों के विकास के लिए स्पर्श की विकास के लिए, गंध की विकास के लिए और श्रवण विकास की, जो श्रवण इंद्रियां हैं उनके विकास के लिए भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो जो विभिन्न प्रकार की आवाज है उसमें वो अंतर कर पा सके। आइए देख लेते हैं निषेधात्मक शिक्षा की विशेषता को देख लेते हैं। पुस्तकी ज्ञान आवश्यक नहीं। उन्होंने बताया कि पुस्तकी ज्ञान आवश्यक नहीं होता है, बच्चे के लिए पुस्तक का ज्ञान होना बहुत जरूरी नहीं होता है। फिर उन्होंने बताया कि समय को बचाने की आवश्यकता नहीं है। ने बताया कि समय को बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चे को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि सामाजिक शिक्षा आवश्यक नहीं है। निषेधात्मक शिक्षा में उन्होंने बताया कि बच्चे को सामाजिक शिक्षा देना आवश्यक नहीं है, बिना सामाजिक शिक्षा से भी उसका विकास हो सकता है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्ष नैतिक शिक्षा आवश्यक नहीं। उन्होंने बताया कि बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से नैतिक शिक्षा देना आवश्यक नहीं होता, सिर्फ उसको बुराई से बचाना चाहिए। नैतिक शिक्षा के बारे में उसको पता हो या नहीं हो। अगला है अस्वस्थ आदतों का बहिष्कार। उन्होंने बताया कि जो बच्चे होता है और उसको जो अस्वस्थ आदतें होती हैं या बुरी आदतें होती हैं, उसको बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो उससे दूर रह सके। शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार के शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। उसको आप प्रकृति में छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक उसको शिक्षा मिल जाएगी। अगला है लदा हुआ अनुशासन आवश्यक नहीं है। उन्होंने बताया कि बच्चे को ऊपर अनुशासन को लादना जरूरी नहीं होता है। प्रकृति क्या करती है, खुद से अनुशासित करती है और दंडित करती है। अगला है पुरानी घिसी पिटी सामाजिक पद्धतियों का विनाश। उन्होंने बताया कि जो पुरानी घिसी पिटी सामाजिक पद्धतियां हैं उसका विनाश करना चाहिए और नई पद्धतियों को लागू करना चाहिए। अगला है नियमित शिक्षण आवश्यक नहीं। उन्होंने बताया कि बच्चे को नियमित रूप से किसी भी चीज की शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है कि आप नियमित रूप से बच्चे को शिक्षित करें। पाठ्यक्रम तथा एमिल। रूसो ने एमिल के जीवन को 4 भागों में बांटा है तथा प्रत्येक अवस्था के पाठ्यक्रम को भी स्पष्ट किया है। उनके अनुसार पहली अवस्था है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है। इसमें जो है बच्चे को स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास होना चाहिए। उसको जो है स्वाभाविक रूप से जैसे चलना फिरना, उठना, बोलना आदि चीजों का स्वाभाविक विकास होना चाहिए। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो 5 से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे को केवल इंद्रिय ज्ञान देना चाहिए। वो अपने इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान को या फिर शिक्षा को अर्जित करता है। पाठ्यक्रम में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था, जो कि 12 से 15 वर्ष तक इन्होंने माना है, और इसमें जो बालक है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए पाठ्यक्रम नियोजित करना चाहिए, ताकि उस पाठ्यक्रम से उसके व्यक्तित्व का विकास हो पाए। इसके बाद है युवा अवस्था, जो 15 से 25 वर्ष तक की होती है। युवा अवस्था में इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि उसके हृदय पक्ष का विकास हो और वो सही गलत का ज्ञान अर्जित कर पाए। स्त्री शिक्षा में उन्होंने बहुत विशेष रुचि नहीं दिखाई है। उन्होंने बताया कि स्त्रियों के लिए केवल गृह कला आना चाहिए, व्यवहार में कुशल होनी चाहिए, स्त्री सुंदर होनी चाहिए, मृदुभाषी होनी चाहिए, बच्चों की देखरेख करने में कुशल होनी चाहिए। उन्होंने स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की है, और उपेक्षा में उन्होंने लिखा है उनके अनुसार स्त्री शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, या फिर स्त्री शिक्षा की उपेक्षा करते हुए उन्होंने अपने शब्दों में कहा है
रूसो के अनुसार एक शिक्षित नारी अपने पति, परिवार, मित्रों, बालक व नौकरों सबके लिए दुखदाई और प्लेग के समान है। तो इनके इस कथन से आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने स्त्री शिक्षा को कितना महत्व दिया है। रूसो की शिक्षा पद्धति की विशेषता को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम रूसो की जो शिक्षा पद्धति है उसके गुण को देख लेते हैं या फिर उसकी विशेषता को देख लेते हैं। पहली विशेषता है प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। उन्होंने बताया कि जो भी बच्चा अगर उसको सीखना है तो उसको जो है स्वयं के अनुभव से सीखना ज़रूरी होता है। उसकी शिक्षा व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए ताकि वो खुद के अनुभव से सीखे। अगला है शिक्षा का नवीन अर्थ। उन्होंने शिक्षा के नवीन अर्थ को प्रकट किया है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। उन्होंने बताया गया कि व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और कुशलता के अनुसार ही उसके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है इंद्रिय प्रशिक्षण को महत्व। रूसो ने बच्चे के इंद्रिय प्रशिक्षण को अधिक महत्व दिया है। उन्होंने बताया है कि कुछ इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि उसकी जो इंद्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित हो सकें और इंद्रियों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की जानकारी है वो अर्जित करने में सक्षम हो सके। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर विशेष महत्व दिया है और जिसके कारण उन्होंने प्रयोग तथा निरीक्षण द्वारा सीखना बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर बच्चे को आप किसी भी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो उसके प्रयोग को करके दिखाएं और किसी भी वस्तु की जानकारी अगर देनी है तो बच्चे को क्या करना चाहिए, निरीक्षण के द्वारा सीखने का अवसर देना चाहिए ताकि वो निरीक्षण के द्वारा उसकी कमी, खूबी और उसकी जो गुण विशेषता है उसको वो जान पाए। अगला है श्रम का महत्व। उन्होंने बताया कि बच्चे का श्रमशील होना ज़रूरी है, तभी वो कुछ सीख पाएगा। इसके कारण कार्य के द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर उन्होंने बल दिया है। अगला है बालक की अवस्था के अनुकूल पाठ्यक्रम। बालक जिस अवस्था में है उसी के अनुसार उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। अगर वो छोटा है तो छोटे के हिसाब से, अगर वो बड़ा है तो बड़े के हिसाब से, अगर वो किशोर है तो किशोरावस्था के हिसाब से होना चाहिए, अगर वह वयस्क है तो उस हिसाब से उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला है विवेक शक्ति की वृद्धि। बालक के अंदर विवेक शक्ति की वृद्धि करनी चाहिए। ये जो है रूसो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषता या शिक्षा पद्धति की विशेषता है। अगला है शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति का प्रवर्तक। शिक्षा में समाजवादी प्रवृत्ति का प्रवर्तक। उन्होंने बताया शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाजवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करे ताकि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, सहयोग की भावना से एक दूसरे से प्रेम व्यवहार के साथ रहें, मिलजुल कर रहें। अगला है शिक्षा में स्वतंत्रता। उन्होंने बताया कि जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से अच्छे ढंग से सीख पाए। अगला है रूढ़वादिता की समाप्ति। उन्होंने बताया कि रूढ़िवादी को समाप्त कर देना चाहिए और जो नई परंपराएं हैं उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादिता जो होती है उसके कारण व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, इसलिए रूढ़िवादी का त्याग करना चाहिए। आगे देख लेते हैं रूसो की शिक्षा व्यवस्था के अवगुण क्या क्या हैं। अभी हमने गुण को जाना, अब हम अवगुण को जानेंगे। पहला अवगुण निषेधात्मक शिक्षा पर बल। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा पर अधिक बल दिया है। उन्होंने सिर्फ बच्चे को दुर्गुण से बचाने की बात कही है, ये नहीं बताया है कि उसके अंदर सद्गुणों का विकास कैसे करना चाहिए। अगला है शिक्षा के उद्देश्य साधारण व आकर्षणहीन है। उनके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वो साधारण है और आकर्षणहीन है, उसमें किसी भी तरह का आकर्षण नहीं है। अगला है आदतों के विषय में रूसो की जो धारणा थी वो बिल्कुल ही गलत थी, जो कि नहीं होना चाहिए। अगला प्रकृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है। उन्होंने जो प्रकृति शब्द का उपयोग किया है आपने ऊपर देखा कि कई अर्थों में किया है, समाज के अर्थ में भी किया है, प्रकृति के अर्थ में भी किया है और मनोविज्ञान के अर्थ में भी किया है।
अगला है प्रकृति दंड स्वयं ही अनुशासन प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि जो प्रकृति है वो दंड भी प्रदान करती है और अनुशासन भी प्रदान करती है। जैसे प्रकृति में बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। अगर वो बच्चा कोई गलत काम, जैसे पेड़ पे चढ़ गया और डाली टूट गई और नीचे आ गया, तब उसको चोट लग जाएगी, तो उनके अनुसार यही है कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ देना चाहिए। अगर बच्चा नासमझी से काम करता है तो उसको दंड अवश्य मिलता है, जिसके कारण वो अनुशासन में आ जाता है। अगला है बच्चे को समाज की छाया से दूर रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो छोटा बच्चा होता है या बालक होता है, उसको समाज की छाया से दूर रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कोई भी बच्चा है, उसको समाज की अत्यंत आवश्यकता होती है। वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के माध्यम से ही करता है। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा उन्होंने स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की। स्त्री शिक्षा पर उन्हें किसी भी प्रकार का बल नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जो पढ़ी-लिखी स्त्री होती है, वो परिवार के लिए, पति के लिए, नौकर के लिए, मित्र के लिए, बच्चों के लिए क्या होती है, प्लेग के समान होती है। इससे पता चलता है कि उन्होंने स्त्री शिक्षा पर कोई विशेष बल नहीं दिया है, बल्कि स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की है। अगला है अवस्थाओं का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। उन्होंने जो अलग-अलग अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, जैसा कि नहीं होना चाहिए। यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।